नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। फैसले इस खास कार्यक्रम में आज हम हाजिर हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के साथ, जिसमें कि आखिरकार किसी भी अब एफआईआर के दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर तमाम राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आदेश दिया है, भारत सरकार को आदेश दिया है कि वो 24 घंटे के भीतर में उस एफआईआर को ऑनलाइन करे। यानी कि एक जो बेसिक राइट है एक्यूज का, उसको भी ये जानने का अधिकार है कि आखिरकार उसके ऊपर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो आज इसी अहम फैसले पर करेंगे चर्चा अपने दो खास मेहमानों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन करें। न्यायालय ने ये निर्देश यूथ लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन ने राज्यों के लिए वेबसाइट पर एफआईआर ऑनलाइन करने की सीमा 72 घंटे तय की है, जहां पर इंटरनेट की सुविधा कमजोर है। सुनवाई के दौरान ये सुझाव दिया गया कि राज्यों को 48 घंटे के अंदर प्राथमिकी वेबसाइट पर अपलोड करने की इजाजत दी जाए। बाद में अदालत ने 24 घंटे की समय सीमा तय की। इस जनहित याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट में पारित फैसले का जिक्र किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसे अपनी वेबसाइट पर लगाने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर सहमति जताई। शीर्ष न्यायालय ने राज्य प्रशासन को छापेमार युद्ध और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के संवेदनशील मामलों में प्राथमिकी अपलोड न करने की छूट दी है। पीठ ने ये भी साफ किया कि आरोपी अदालत में इस तथ्य का फायदा नहीं उठा सकते कि उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी वेबसाइट पर नहीं लगाई गई है। न्यायालय ने कहा कि कौन सा अपराध संवेदनशील है, ये एसपी और जिला मजिस्ट्रेट तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक दंड संहिता के तहत सभी एफआईआर इलाके के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाए। सभी राज्यों को 8 हफ्ते के भीतर यानी 15 नवंबर से ये आदेश लागू करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सभी राज्यों के गृह सचिवों और डीजीपी को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकसभा टीवी। और इस फैसले के तमाम इम्प्लीकेशन पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज अजय सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत स्वागत अजय जी आपका। और हमारे साथ सुशील कुमार जैन साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अजय जी, शुरुआत आपसे, इसको कैसे देखेंगे? और जो कहा गया है कि देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे आप कहते थे कि एक तरह की पुनरावृत्ति है, इस फैसले को आप कैसे देखेंगे? देखिए, डिजिटल इंडिया एक कंटेम्प्रेरी फिनोमेना है कि सब कुछ जो है हम इंटरनेट के ज़रिए आसान कर सकें। अब पहले से लॉ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर होती है तो उस एफआईआर की कॉपी उसको जो है मुहैया करानी पड़ती है। तो अब उसी तथ्य को या उसी लॉ को अगर हम डिजिटल इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे या इंटरनेट के आज के युग में देखेंगे, तो उसको कैसे देखेंगे कि वो उसको अवेलेबल होनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर। ठीक बात है। और इंटरनेट पे वो देख के उसकी ऑथेंटिसिटी पता लग जाएगी कि ये एफआईआर ऑथेंटिक है, मेरे खिलाफ है, और मुझे जो है इसमें अपने लिए क्या क्या वो एक्शंस लेने हैं या अपने आप को इनोसेंस दिखाने के लिए क्या पुलिस की मदद करनी है। तो ये जो है डिजिटल इंडिया के उसमें परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत ही टाइमली जजमेंट है। लेकिन मेरा कहना ये है कि कोर्ट को इसको कहने की आवश्यकता पड़ी, ये थोड़ा सा अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट ने एक तरह से रीइंटरप्रेट किया है कि आज के युग में आप उस पर मुझे लगता है कि सरकार जो है डिजिटल इंडिया को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो सरकार के पास ये चीज़ भी दिमाग में आनी चाहिए, या उनकी थिंक टैंक को ये भी समझना चाहिए कि ये चीज़ डिजिटली अवेलेबल होनी चाहिए लोगों के लिए। आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि ये सिर्फ एक्यूज के लिए क्यों? ये तो फिर जो बंदा एफआईआर करा रहा उसको भी पता चल जाएगा कि पुलिस ने, क्योंकि एफआईआर दर्ज करना भी एक बड़ी समस्या तो इस देश में रही है। देखा, आर्टिकल 22 22 संविधान के अंदर और 21 उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है सिटीजन्स का कि उसको कोई भी चीज में अरेस्ट किया जाए तो उसको उसके कारण जानने का अधिकार है। और उसमें यह है कि इमीडिएटली जो ही आदमी अरेस्ट करता है, पुलिस ऑफिसर या कोई भी अरेस्ट करे उसको, तो उसको जितना जल्दी हो सके, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है 22(1) के अंदर,
जितना जल्दी हो सके उसको उसकी कॉपी, मिल उसके जाए। ग्राउंड्स देने चाहिए। इसका मतलब कॉपी एफआईआर तो उसका बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया। जहां तक कि आपने कहा कि ये तो कंप्लेनेंट का भी राइट है, तो ये तो 154 में ही दिया हुआ है ओके। सीआरपीसी में कि कोई भी आदमी जो एफआईआर लॉन्च कराता है उसको फोर्थफिफ्थ एफआईआर की कॉपी देनी चाहिए। तो जहां तक ये राइट तो क्रिस्टलाइज है, ये तो Okay. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब सवाल ये है कि राइट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, सही मायने में देखा जाए। ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहने की जरूरत पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि इसमें कुछ किया जाना चाहिए कि लोगों को टाइम पे एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती, अक्यूज को भी नहीं मिलती। अब अक्यूज को अगर कॉपी नहीं मिलती तो वो क्या एक्शन ले? क्या एक्शन लेगा? हाँ। कई बार तो वो सोचता था मेरी एफआईआर है, क्या एफआईआर है, क्या एलिगेशन है, ये उसको पता नहीं है। वो पुलिस के पीछे चक्कर खाता रहता था। अब पुलिस के चक्कर खाएगा जब तो कॉपी मिलेगी। अब तब वो जानते हो दिखाएगा। पुलिस से कॉपी आसानी से तो मिलती नहीं है। ठीक तो बात। आज की डेट में ये बहुत बड़ा कदम है कि अगर आप उसको उस पर आप डाल देंगे वेबसाइट उसके अंदर इंटरनेट पे, तो लोगों को इजीली मिल जाएगी और उसको मालूम पड़ेगा मेरे खिलाफ क्या एलिगेशन हुआ है। एंड इसका एक इम्पैक्ट और भी आता है। आज के दिन दुनिया को मालूम पड़ेगा कि कौन सा आदमी के खिलाफ क्या केस बना हुआ है। ठीक बात, ठीक बात। ये तो खैर है। लेकिन ये अपने आप में मतलब एक तरह से कहा जाए अच्छा भी होगा। और जो करप्शन वाली बात जो कह रहे हैं कि पुलिस से एफआईआर की कॉपी लेना भी एक बड़ी समस्या होती थी और दूर दराज के इलाकों में तो ज़्यादा है, तो वो भी एक लेवल का करप्शन भी कम होगा। हाँ, क्रिमिनल लिटिगेशन थोड़ा सस्ता हो जाएगा। हाँ ठीक बात। हाँ, थोड़ा खर्चा कम हुआ करेगा। खर्चा कम हो जाया करेगा, लोगों को जल्दी इसकी कॉपी मिलेगी। पर एक सवाल और भी जो जहन में आता है कि इन सब अच्छाइयों को, दिखने वाली अच्छाइयों को के बावजूद कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। पुलिस फोर्स हमारी कितनी है, इक्विप्ड है, उसको कैसा टेक्निकली वो कर पाएगी, वो आपको लगता है कि उसमें समय लगेगा, अभी इतना नहीं है, या हो जाएगा? ये पुलिस का कार्य ही नहीं है अपलोड करना, ये तो टेक्निकल टीम का काम है। आप जानते हैं तकनीकी जो लोग हैं, जो इंटरनेट को पे जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करते हैं, वो टेक्निकल लोग हैं। वो उनका जो यूनिफॉर्म पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के जो तंत्र है उसके भी कई डायमेंशंस हैं। मैं आज कई बार बोल चुका हूं इस बात को कि पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन ये दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ठीक बात। लेकिन आप ये देखेंगे जिसने वर्दी पहनी वो सारे ही काम करेगा। ठीक बात। हाँ। तो ये, लेकिन इस वक्त जो है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो इंटरनेट की जो टेक्निकल काम है ये यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स नहीं कर रहे हैं। नहीं, पर वो डिपार्टमेंट, वो जो मैन पावर है वो बहुत अच्छी नहीं है। आप तमाम स्टेट्स की उठा के देख लीजिए, कुछ जगह पर हैं वो हेडक्वार्टर्स में हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में हैं। इंटीरियर्स में आप जाइए तो थानों से वो कॉपी जाएगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर कुछ बंदे रख भी दिए गए तो वो अपलोड करने में समय लगेगा। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र को अपने आप को अब जो है अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ओके। क्योंकि अगर एक थाने में अगर एक दिन में 10 एफआईआर होती हैं तो उनको अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आजकल पुलिस के लोग भी जो हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली इक्विप्ड हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ सरकारी इमारतों में जो है बाहर पे गार्ड ड्यूटी पे जो बैठे होते हैं वो बड़े बड़े आजकल स्मार्टफोन लेके बैठे होते हैं, फेसबुक वगैरह करते रहते हैं। तो वो टेक्निकली काफ़ी लोग एडवांस हो रहे हैं। तो वो अपग्रेड करने के लिए मुझे लगता है कि वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हर थाने में जरूरत नहीं है। ठीक बात, ये हो सकता है। क्या इसका एक वाइडर जो आपको जो इसका एक इम्पैक्ट होता है वो देखते हैं क्या? इससे और ट्रांसपेरेंसी, जैसा आपने कहा कि करप्शन कुछ कम होगा, वो कैसे देखते हैं? इसके दो एस्पेक्ट हुए। पहले तो अजय ने कहा कि इजीली टेक्निकल पर्सन करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि गाँव में जो थाने हैं अभी वो एक्सेसिबल वैसे ही नहीं होते। वो इतना एक्सेसिबल नहीं है जितना अपन सोचते हैं। और वहाँ से वो एफआईआर या तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए या वहाँ पर वो अपलोड करे, इसके लिए अरेंजमेंट तो बहुत करना पड़ेगा। इसका ऐसा नहीं है कि इतना आसानी से जो है कोई टेक्निकल कर देगा। दूसरी चीज एस्पेक्ट जो है इसका, जहाँ तक इसका सवाल है वो ये है कि एक बार एफआईआर आपके उसमें आती है तो इसका वाइडर इम्प्लीकेशन और भी होगा। आज की डेट में क्या होता है कि एक अक्यूज्ड है, ये ही नहीं पता पड़ता कि ये क्रिमिनल जो है हैबिचुअल है या नहीं है। हाँ ठीक बात। क्योंकि आज की डेट में
एक थाने में एक एफआईआर है, दूसरे थाने में दूसरी एफआईआर है, चौथे थाने में चौथी एफआईआर है। अगर वो अपलोड हो गई और अक्यूज के नाम से अगर ढूंढा तो ये आसान होगा कि इस आदमी के खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं। सेंट्रलाइज हो जाएगा डेटा, सेंट्रलाइज होने में आसानी रहेगी, क्राइम को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। तो उस डेटा को इकट्ठा करना जो आज तक बहुत मुश्किल था, तो उसके लिए भी एक आसानी रहेगी। एक एस्पेक्ट जो और इम्पोर्टेंट इसका जो मैं सोचता हूँ, हमारे क्रिमिनल केसेस में सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, कि एफआईआर टाइम पे हुई कि नहीं हुई, और हुई तो एंटी टाइम तो नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये वेल नोन फैक्ट है, मैं कोई किसी की एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, कि ज्यादातर जब मर्डर होता है गांव के अंदर तो रोज नामचवा रोक लेते हैं, उसके बाद में एफआईआर बनती है और वो उसका टाइम जो है ना प्रीपोन कर देते हैं। अच्छा अच्छा, जो देखा जाए तो कंसल्टेशन से हुई एफआईआर, लेकिन वो टाइम उसका प्रीपोन हो जाता है। अब आज के डेट में कई बार इतना लंबा पीरियड हो जाता है, तो कम से कम आप 24 घंटे में आपको एफआईआर अगर आपने रजिस्टर्ड कर दी है, तो कम से कम ये तो है वो एफआईआर की कॉपी जो है फिर चेंज नहीं हो सकती। नहीं, पर वो अगर मान लीजिए वो रोजनामचामे में आप दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, और दर्ज आप उसको नहीं, 24 वो घंटे क्या बाद करते थे, दर्ज रोक लिया तो रोजनामचा, फिर एफआईआर बना ली, उसके बाद रोजनाम चालू हो गया, क्योंकि रोजनामचे में एंट्री करनी पड़ती है। हाँ, ठीक बात। हाँ, मैं नहीं कहता हूं ऐसा ही होता है, मेरा कहना है कि ये जनरल एक प्रैक्टिस है, एलिगेशंस आते हैं, ओके, हाँ, ये सीरियस एलिगेशंस आते हैं, और हर क्रिमिनल केस में एंटी टाइम पोस्ट का तो एलिगेशन आ ही जाता है कई केसेस में। 302 के मैटर्स वगैरह में, इनमें जो सीरियस मैटर्स होते हैं उसमें कई बार जो है नाम एंटर हो जाते हैं, कई बार 149 का केस बनाते तो 4 अक्यूज के नाम जुड़ गए, 4 आदमियों के नाम कम हो गए। ये सब चीजें जो पुलिस लेवल पे, जो नीचे लेवल पे होती है, उस पर भी इस पर चेक आएगा। इस पर चेक आएगा आपको लगता है? ओके, कैसे आएगा? मतलब चूंकि आपको भी लगता है कि इस लेवल का, क्योंकि एफआईआर में कई नामों के शामिल करने और डिलीशन में ही सारा करप्शन है होता है, क्या उसमें भी कुछ होता नहीं होता? मतलब मेजर हाँ, मेजर कह सकते हैं उसको, काफी हो सकता है। एक्चुअल में एफआईआर अगर हम उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो जो हुआ और दूसरा जो दर्ज हुआ। हाँ, अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक, जो हुआ और जो दर्ज हुआ। इन दोनों के बीच का फर्क जो है बहुत ज्यादा हो जाता है जब पुलिस के पास एक मैनिपुलेशन करने का स्पेस होता है। जब आप डिजिटली, आपको 24 घंटे में कोई चीज अपलोड करनी है, तो आप उसको 24 घंटे से ज्यादा तो रोक नहीं सकते। ठीक है। वैसे अगर आपने एक स्लॉट को बुक कर दिया कि यहां पर एफआईआर होनी है और स्पेस छोड़ दी, तो वो स्पेस आप 3 दिन बाद भी भर सकते हैं। तो इस 3 दिन के अंदर आप क्या वेट करते हैं? जनरली जो होता है, आप एमएलसी का वेट करते हैं कि कौन कौन सी चोटें आई हैं। अब उस चोटों के बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब वेपन कौन से लिखने चाहिए। वैसे तो आपको वेपन कोई रिकवरी हुई नहीं। अब क्या हुआ कि आपने देखा कि भाई इसको जो है गहरा घाव आया है, कितना गहरा घाव आया है, तो कौन सा हथियार लिखना चाहिए। तो इस तरह की मैनिपुलेशंस जो है कोर्ट केसेस में जो है सामने आती हैं कि, और ये पता लग जाता है कि एमएलसी आने के बाद ही एफआईआर हुई थी। ठीक है। तो या फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है एफआईआर हुई है, तो ये मैनिपुलेशन भी रुक जाएगी। वो क्या है कि ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, एक अपराइट इन्वेस्टिगेशन की बहुत जरूरत है। नहीं, पर ये आप जो बात कर रहे हैं, ये आमतौर पर वो जो कल होमिसाइड वाले केसेस हैं उसमें है, होमिसाइड। लेकिन मान लीजिए कोई जो कंपैरेटिवली लेसर क्राइम है, और तो लेसर क्राइम के अंदर जो है आप इनोसेंट्स को वैसे भी बचा सकते हैं कि जिनका कहीं नाम ही नहीं है, कहीं लेना देना नहीं है, और वो पता लगा 4 दिन के बाद उनके नाम ऐड हो गए। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए जो है अगर 24 घंटे में अपलोड हो जाएगी तो उसके अंदर मैनिपुलेशन का जो स्कोप है, जैसा सर ने बोला कि वो स्कोप बिल्कुल कम हो जाएगा। ओके। तो मैं ये कहता हूँ 24 घंटे का जो टाइम है, 24 घंटे में भी मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन इसको बहुत कम हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है, ये बात बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो ये सब है, लेकिन इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी इस आदेश में देखते हैं कि ये होगा ही होगा। इसके अगर मान लीजिए इसमें कुछ वायलेशन होता है, तो फिर वो उसमें किस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर आ सकती हैं? ऐसा है कि जहाँ तक इसका सवाल है वायलेशन का, तो जब डी के बसु का केस, जिसके बेसिस पे जजमेंट भी दिया गया इसमें, और डी के बसु के बेसिस पे जो अल्टीमेटली डी के बसु की जो डायरेक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको
अपने जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया उसमें उसको काफ़ी को इनकॉर्पोरेट भी किया गया। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, ये तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि धीरे धीरे जो जरूरत होती है उसके हिसाब से फिर चीज़ें डेवलप भी हो जाती है। ओके। कुछ अगर मान लो नहीं करेंगे तो कंटेंट भी हो सकता है, अगर मान लो नहीं। पर जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी भी जब ये हम पढ़ रहे थे कि कुछ राज्यों में जैसे सिक्किम वगैरह राज्य हैं, वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो वहाँ पर कुछ उनको एक तरह का वो दिया गया है कि आप 24 की जगह 48 घंटे 72 घंटे तक में कर सकते हैं। वही कह रहा हूँ ना, आज जहाँ तो वो मैंने आपको कहा ना, विलेजेस हैं छोटे, रिमोट विलेजेस, वहाँ पर अभी तक इंटरनेट की वो नहीं है इतनी। आप हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, वहाँ कई जगह नहीं मिलेगी आपको, सिक्किम में नहीं मिलेगी आपको, राजस्थान में भी, मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नहीं मिलेगा। रिमोट इलाके हैं, रिमोट इलाके हैं, फॉरेस्ट हैं कई जगह, अपने मध्य प्रदेश में कई जगह फॉरेस्ट के इलाके हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह में अंदर। तो ये कुछ जगह ऐसा नहीं कह सकते कि अपने इंटरनेट की सुविधा सब जगह हो ही गई है। आज भी कोर्ट के हिसाब से कोर्ट ने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल से अभी तक नीचे मेरे ख्याल से म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के लेवल तक तो इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो ये तो अब जरूरत तो इंटरनेट की जरूरत तो इसमें पड़ी फिर मजिस्ट्रेट की, कॉपी तो जो है वो सर्टिफाइड कॉपी उसको भी देनी है। अब उसके 157 में लॉ तो कहता है कि फोर्थ विथ जानी चाहिए रिपोर्ट। अब फोर्थ विथ का इंटरप्रिटेशन 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक बात। हाँ, तो वो एक्सप्लेन कर दो डिले तो वो भी होता है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये अल्टीमेटली दीज आर ऑल डायरेक्शंस, पर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट लीगली कितना आएगा, ये दिस में भी वन ऑफ द कंसिडरेशन जो केस तय करते वक्त जो कई बार कंसिडरेशन होते हैं। नहीं, पर ये जैसे अजय जी ने अच्छा कहा नहीं कि ये काम संभवतः गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि डिजिटल लिया, एक गुड इंटेंशन के साथ कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, संभवतः गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट्स करें तो ज्यादा बेहतर हो कि सब चीज कोर्ट इसलिए इंटरवीन कर रहा है, कोर्ट को जब दिख रहा है बार बार। अच्छा, कोर्ट क्यों इंटरवीन करता है? कोर्ट जो है ऐसे डायरेक्शन नॉर्मली इंटरवीन नहीं करता। कोर्ट कब करता है? जब देखता है कई केसेज आ रहे हैं और उसमें ये चीजें हुई है और टाइम पे नहीं हो पाया, उसको खबर नहीं मिल पाई है, तो फिर वो इंटरवीन करता है। कई बार कई केसेस के अंदर जो है ललिता कुमारी वाला जो मैटर है, तो एफआईआर जो थे किडनैपिंग की एफआईआर, और वो रजिस्टर नहीं हो रही थी, तब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये जजमेंट अल्टीमेटली आया कि हर केस में अब जब कॉग्निजेबल केस होगा, यहाँ एक बात और कहूँगा, ये जो डायरेक्शंस है बेसिकली ये ज़्यादातर कॉग्निजेबल केसेस में आएगी। ओके, हाँ, क्योंकि कॉग्निजेबल में पावर टू अरेस्ट है, ठीक बात। हाँ, तभी तो आपको उसके अंदर उसको जो अक्यूज है उसको कम से कम कॉग्निजेबल। वैसे आप दोनों का अनुभव इस बारे में क्या रहा है कि आमतौर पर जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसमें किस तरह की ये लूपहोल्स रही थी जिसके चलते संभवतः कोर्ट ने ये चीज़ें नोट की होंगी? वो जो आपने कहा ना, क्राइम का होना और रजिस्टर्ड होना, वो जो गैप होता है उसी में सारा का सारा, ये सारा नहीं तो बहुत ज़्यादा करप्शन होता था। क्या अनुभव? मैं आपके प्रश्न का उत्तर कुछ एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देना चाहता हूँ जी। एक आजकल एक बहुत बड़ी समस्या डिस्कस हो रही है कि जो केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग कोर्ट में। हाँ, मेरा आपसे कहना है, बड़ा आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और मुझे भी अच्छा लग रहा है बताते हुए, और आगे कितना सही होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम होपफुल। इस जजमेंट से जब एफआईआर 24 घंटे में अपलोड होगी तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थिति बना दी है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस है उसमें भारी गिरावट आएगी रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस में। यस, उसमें क्या होगा कि फर्जी केसेस रजिस्टर होने बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे तो फर्जी केसेस आप रजिस्टर नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि ट्रांसपेरेंसी जब उसमें आ जाएगी तो केसेस को डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इतनी ज़्यादा पेंडेंसीज केसेस की है उसके कारण ये है कि वहाँ पर जो है जो नीचे से जो सिस्टम बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो ओपेक एरियाज हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो उनको केसेस डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। डिसाइड भी हो जाते हैं तो अपील के ग्राउंड्स बने रहते हैं, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी क्लियर दिखाई देगा तो उसमें जो है अपील के ग्राउंड्स भी बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए अपीलेट स्टेज पे भी केसेस कम हो जाएंगे। ट्रायल पे ठीक है, ओके, ट्रायल के स्टेज पे तो केस अगर ठीक है, जेन्युइन है, तो उसमें कन्विक्शन होगी, तो कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा इसमें। ओके, तो ये एक जजमेंट के फार रीचिंग इफेक्ट्स मैं देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि सर मेरे साथ एग्री करेंगे
कि जो आज हमारे सामने भारी समस्या है कि हम लोग जो पर आपकी बात सुन के मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा। आपने कहा ना जैसे कि संभवतः केस कम हो जाएंगे, जो फर्जी केसेस हैं, ये सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन आप भी देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन इस तरह से? आई एम होपफुल। जहाँ तक फर्जी केसेस का सवाल है ना, ये तो हमारी मेंटेलिटी पे है। जो हमारे आज के डेट में हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी FIR में किसी अक्यूज का नाम आ गया तो ये निश्चित मान के चलो कि गवाह सच्चाई है। वो डिपेंड करता है। वो आजकल कई कंसिडरेशन होते हैं जिसका कि कोई मालूम ही नहीं पड़ता क्या रीजन है। पॉलिटिकल भी होता है, आई लाइक योर फेस, आई डोंट लाइक योर फेस। कई चीजें कई रीजन से हो जाती है। कई बार नाम होता है, एनमिटी कोई और होती है। जब ये हुआ तो 2 आदमी नाम मेरे नाम डाल, तब मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। तो कुछ चीजें ऐसी जो जिसका कोई वो नहीं है। तो ये सब चीजें, ये बात जरूर है कि जब FIR इमीडिएटली हो गई तो उसमें नाम जोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो जो संभवतः तो डिस्टॉर्ट करने का इन्वेस्टिगेशन समय में थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। ऐसा अच्छा, नहीं इन्वेस्टिगेशन में नाम नहीं जुड़ सकता। इन्वेस्टिगेशन नाम जुड़ सकता है, लेकिन फिर उसके लिए इन्वेस्टिगेटर को ये बताना पड़ता है कि क्यों इसका नाम पहले नहीं आ पाया। तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको कि उसका नाम FIR में क्यों नहीं आया। तो ये कुछ चीजें जो है, उसका जो चेक और बैलेंसेस जिसको कहते हैं ना, कि लॉ के अंदर चेक और बैलेंसेस, कोई भी एक्शन होता है उस पर चेक, पावर जितनी भी हो पावर पे चेक है। एग्जीक्यूटिव की पावर पे जुडिशरी जो चेक। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जब कोर्ट इस तरह के ऑब्जर्वेशन देती हैं जो कि बड़े इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का लेवल और परसेंटेज कैसा कैसा रहा है आपकी नज़र में? ये बड़ा अच्छा जजमेंट लग रहा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कितना है? कहीं कोर्ट को फिर ऐसा तो नहीं, कुछ केसेस में आपने देखा कि फिर री इंटरप्रेट करना पड़ता है, या फिर कोर्ट के आदेशों का पालन आमतौर पर होता है? मैं बहुत ही कम शब्दों में इसका जवाब दे सकता हूँ। एक गेस्टेशन पीरियड होता है और इसका भी अपना गेस्टेशन पीरियड होगा। थोड़े दिन में कोर्ट जो है लेकिन सफल हो जाएगी सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताने में कि ये आपके हित में भी है कि अगर हम ट्रांसपेरेंटली काम करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो वजन आपके ऊपर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एक पुलिस वाले की आम की बहुत खराब है, वो बहुत खराब है। मतलब पुलिस से हम बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम पुलिस को एक सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस के जो लोग हैं, जो काम करने वाले नीचे से ऊपर तक, मैं नहीं समझता कि किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक बात, ओवरवर्क्ड हैं, लेस पेड हैं, ठीक बात। आपने कहा कि इसका एक डेटा हो जाएगा, एक तरह से कहते हैं कि NCRB जो काम करता है वो संभवतः बहुत अच्छा आसान हो जाएगा। फार रीचिंग इफेक्ट आप भी देख रहे हैं इसको? हो सकता है, मतलब सवाल तो ये है कि डेटा रिकॉर्ड होगा तो उसका इफेक्ट भी आएगा। चलिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये एक अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट, जिसका हम कह सकते हैं कि एक दूरगामी परिणाम फार रीचिंग इफेक्ट इसके होंगे, क्योंकि जब चीज़ें 24 घंटे के भीतर अक्यूज को या फिर कंप्लेनेंट को मिलेंगी तो उसमें भ्रष्टाचार की तमाम मैनिपुलेशन की गुंजाइश कम हो जाएगी। फैसले इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है, मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है।